In general, we have seen in the previous class कि a wave can be represented, a harmonic wave can be represented as y is equal to a sin omega t plus minus kx plus phi. ये हम लोग देखें, जिसमें y क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, नहीं, a क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ओमेगा द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकेंड, and k क्या था, propagation constant which was related to the wavelength lambda by the relation 2 pi by lambda, plus kx means the wave is propagating in the negative direction of x-axis, minus kx means wave is propagating in the positive direction of x-axis, है ना. और previous class also we have seen the velocity of wave which you know is f lambda can be written as omega by 2 pi into 2 pi by k, so in general it is omega by k. Velocity of wave किसके ऊपर डिपेंड करता है, does it depend upon f and lambda? No. क्या बाई इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी द वेलोसिटी विल चेंज? नो. आपको हाँ सर बीच को लेफ्ट में फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा? नो 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 नो. वेलोसिटी ऑफ ए वेव डिपेंड्स अपॉन द नेचर और टाइप ऑफ वेव एंड नेचर ऑफ द मीडियम. अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है, टाइप ऑफ वेव, नेचर ऑफ द मीडियम, कितना इलास्टिक नेचर है, कितना रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस है, क्या डेंसिटी है, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम उसके ऊपर डिपेंड करता है. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है. तो बाय चेंजिंग एफ एंड लैम्बडा वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज. अब यहां तक हम लोग देखे थे और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. हम देखें कि अगर कोई वेव को हम कुछ a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई ऐसे करके लिखते हैं, तो सपोज हम कहेंगे द वेव समथिंग लुक्स लाइक दिस, दिस इज व्हाट इज ए वेव. हम ये भी पढ़ चुके हैं टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन सेम फेज. कब? व्हेन दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. अगर हम कहेंगे यहां पर कोई एक पार्टिकल है और ये सारा पार्टिकल को देखो तो क्या बता सकते हो पार्टिकल नंबर 1 2 3 4 में से कौन कौन पार्टिकल सेम फेज में है? 1 and 4 और 1 and 3 और 2 and 4. And the shortest distance between two particles vibrating in same phase is called wavelength. नहीं? अच्छा, ये भी हम जानते हैं. कितना बढ़िया तुम लोग याद रखे हो आज सारा चीज, बहुत बढ़िया है. देखो भाई, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा. ये हो गया एक वेवलेंथ. कहां से कहां तक? 1 से 3 तक का एक वेवलेंथ हो गया. सिमिलरली अगर हम कहेंगे ये पॉइंट एक पॉइंट है A, तो ये दूसरा पॉइंट है B, इन दोनों के बीच ये दोनों भी सेम फेज में है कि नहीं? A and B आर ऑल्सो इन सेम फेज. सेम फेज मतलब यहाँ पर जो फेज एंगल है यहाँ पर भी वही फेज एंगल है. ऐसा कैसा हो सकता है? फेज, इंस्टैंटेनियस फेज हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे हैं. द इंस्टैंटेनियस फेज इज गिवन बाय ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई जीरो. टी बदल रहा है, समय बदल रहा है, एक्स बदल रहा है, फिर भी दोनों सेम फेज में कैसे हो जाएंगे? मतलब सेम फेज में कब कहेंगे? देखो थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा दोनों सेम चीज है कि नहीं? क्योंकि साइन थीटा जितना होता है साइन 2 पाई प्लस थीटा उतना होता है, कॉस थीटा जितना होता है कॉस 2 पाई प्लस थीटा उतना होता है. सारे पीरियडिक वेव से नहीं? तो हम कहेंगे कि ए में जो पार्टिकल है, बी में जो पार्टिकल है सेम फेज में है. मतलब अगर इसका फेज फाई है तो इसका फेज है 2 पाई प्लस फाई. व्हेन दे आर इन सेम फेज द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया? 2 पाई. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो हम क्या देख रहे हैं कि दो पार्टिकल के बीच में जब फेज डिफरेंस है 2 पाई, वो एक दूसरे से कितने दूर पे है? वेवलेंथ लैम्बडा दूर पे है. डेल्टा एक्स इज लैम्बडा, द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज लैम्बडा. मतलब ये पार्टिकल तक जब वेव आया था, अब यहाँ तक गया था, वेव कितना दूर गया था? डेल्टा एक्स. कितना है वो? लैम्बडा. बाय डेफिनेशन ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा इज द डिस्टेंस बिटवीन और वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज. समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग एक इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे. क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए फेज डिफरेंस 2 पाई corresponds to a path difference lambda
मतलब जब फेज बदल जाता है 2 पाई, कितने दूर में? जब वो जाता है डिस्टेंस लैम्बडा। दैट मीन्स डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा। डेल्टा फाई मीन्स चेंज इन फेज। सो व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा वी गेट डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई। क्या ये बातें सबको समझ में आया? अच्छा, डेल्टा फाई जब डेल्टा एक्स जब हुआ कितना? लैम्बडा, तो डेल्टा फाई कितना हुआ? 2 पाई। अच्छा, डेल्टा एक्स जब होगा लैम्बडा बाई 2, तो डेल्टा फाई कितना होगा? 2 पाई बाई 2, दैट इज पाई। होगा कि नहीं? दे आर लिनियरली रिलेटेड, है कि नहीं? डेल्टा एक्स हो जाएगा लैम्बडा बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसका मतलब इन जनरल हम ऐसे कह सकते हैं the path difference is related to phase difference by the relation lambda by 2 pi into delta phi। समझ में आया? डेल्टा फाई जब 2 पाई है, देखो ये रिलेशन में डेल्टा फाई जब 2 पाई हुआ, डेल्टा एक्स कितना हुआ? लैम्बडा। डेल्टा फाई जब पाई हुआ, ये कितना हो गया? लैम्बडा बाई 2। सो दिस रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड। समझ में आया क्या? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसके ऊपर जनरली ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन बस इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 12 में इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं। जो लोग क्लास 11 पास करेंगे उनके लिए सोचने वाली बात होगा, बाकी के लिए क्या है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये बताना चाहते हैं कि फॉर ए हार्मोनिक वेव हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स प्लस फाई जीरो, ऐसा है। अब ये कोई एक थ्रेड है, मान लो इसमें कोई एक वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहां से कुछ x डिस्टेंस में जो पार्टिकल है वो यहां पर गया हुआ है, तो दिस इज द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीस थिंग्स, है कि नहीं? अच्छा, लेट अस थिंक फॉर ए पर्टिकुलर पार्टिकल। ये पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में सोचो, तो इसके लिए x का भी वैल्यू कोई फिक्स्ड होगा। x इक्वल 2 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर कुछ होगा। तो यहां से 2.5 मीटर में जो पार्टिकल है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो x की जगह 2.5 डाल दिए, है ना? x की जगह 2.5 डाल दिए, तो ये क्वांटिटी k तो ऐसे ही कांस्टेंट था, नहीं? तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, सब मिलके कांस्टेंट हो गया। तो इक्वेशन कैसे हो गया बताओ? a sin ओमेगा t प्लस समथिंग फाई डैश, है कि नहीं? वो फाई डैश क्या है? ये kx प्लस फाई जीरो। तो अलग अलग पार्टिकल के लिए फाई डैश अलग अलग होगा कि नहीं? होगा ना, क्योंकि x का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स x विल बी डिफरेंट, फाई डैश विल बी डिफरेंट। लेकिन कोई भी पार्टिकल के बारे में सोचो, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप कैसे आया? a sin ओमेगा t प्लस फाई डैश। ये कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ SHM। दैट मींस एवरी पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM of same amplitude, same frequency, but different initial phase. Every particle is executing SHM of same amplitude, same frequency, but ये फाई डैश हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग है। क्या बात समझ में आ रहा है? ये तो उस चीज को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Therefore, every particle defined by a particular value of x executes SHM of same amplitude and frequency, but different phase। अलग अलग पार्टिकल
सारे जो कोई वेव जा रहा है हार्मोनिक वेव, हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, सबका एम्पलीट्यूड बराबर है, सबका फ्रीक्वेंसी बराबर है, लेकिन सबका फेज अलग अलग है। क्या बात समझ में आया? ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं सब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल वाले पूछेंगे नहीं, लेकिन आई डोंट रिगार्ड फॉर देम कि व्हाट दे आस्क, व्हाट दे टीच, दैट दे आस्क। तो थोड़ा तो चैप्टर को पूरा पढ़ना है, नहीं तो कब पढ़ोगे इसको? नहीं। दूसरा हुआ, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं एसएचएम में, तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या हुआ? ए। हर एक पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ ओमेगा। तो जब कोई वेव जा रहा है, वेव का वेलोसिटी क्या था? ओमेगा बाई के और एफ लैम्बडा। मैं वेव का वेलोसिटी नहीं, पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बात करता चाहता हूँ। और आप जानते हो पार्टिकल का वेलोसिटी इफ इट इज इन एसएचएम एट एनी डिस्प्लेसमेंट इट इज गिवन बाय क्या? ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि पार्टिकल वाई क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of any particle at a displacement y from mean position is कितना है? It is nothing but मैं vp लिखता हूँ, vp, क्योंकि velocity of any particle, खाली v लिखता हूँ तो velocity of wave कहते हैं। Vp क्या हो गया ये? यू नो इट इज ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। Vp का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जब कोई पार्टिकल एसएचएम में है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए ओमेगा, है कि नहीं? वो क्या पूछेंगे? ए वेव गिवन बाय द एक्सप्रेशन a sin omega t plus minus kx plus phi 0 is moving in a medium. What is the velocity of wave? You say omega by k. What is the maximum velocity of the particle in the medium? Omega into a. Are you getting? Velocity of particle and velocity of wave are totally two different things. उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक हो गया ओमेगा by k is the velocity of wave और ओमेगा into a is the maximum velocity of the particle. ठीक है। अब जब कोई वेव जा रहा है किसी एक मीडियम में, ये एक मीडियम है सपोज, यहाँ पर ढेर सारे पार्टिकल जो वेव को कैरी कर रहे हैं, दे आर ऑसिलेटिंग एंड द एनर्जी इज गोइंग, ईच पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अगर आपको पूछा जाएगा कि हाँ एनर्जी तो जा रहा है, इधर से इधर एनर्जी ऐसे जा रहा है, इधर भाग रहा है एनर्जी, और आपको पता ये करना है कि व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी, मतलब व्हाट इज द एनर्जी कैरिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम। एनर्जी कैरिड बाय द मीडियम पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत सारा एनर्जी इधर से जा रहा है, यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितना एनर्जी है बताओ, जो कि आगे जा रहा है। एनर्जी डेंसिटी समझ में आ रहा है ना? तो एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ा लिखते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, थोड़ा सोचिए। तो चलिए कुछ ऐसा देखते हैं। ये सपोज V वॉल्यूम की बात चल रहा है। V वॉल्यूम में कितना मास होंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो रो इज द डेंसिटी इंटू V इज द वॉल्यूम। ये हो गया मास। नहीं? अच्छा, कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? दोनों बराबर है। जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है उतना ही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। किसी एक इंटरमीडिएट पोजीशन में जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम नहीं है, तब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वही होता है। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, दैट इज सेम एज हाफ m vp मैक्स का स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ पर
मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इट इज, कह सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज सेम एज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, यू से इट इज हाफ m v p मैक्स का स्क्वायर, दैट इज हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नहीं, अच्छा तो थोड़ा इसको सोचने की दूसरे तरीके से सोचते हैं, तो क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज दिस, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया एनर्जी ऑफ मास m बाय वॉल्यूम, सो इट इज हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज कोई भी वॉल्यूम में m मास रखा हुआ है, उस m मास के पास टोटल एनर्जी कितना है, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया, भूल गए कि याद है एसएचएम में पढ़े थे ना हम लोग, टोटल एनर्जी सेम एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम एज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी तो वही हो गया। अच्छा तो ये हो गया, अब m बाई v क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर यूनिट वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, तो ये बन गया हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान रहे कि एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, एनर्जी डेंसिटी इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, इज गिवन बाय हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या है कोई पहलवान जो बताएगा इसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। When a wave is passing through a medium, the energy transport per unit volume is half rho a square omega square। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस। लास्ट टर्म बताऊंगा, ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाते तो आपको थोड़ा अनबन सा लग रहा होगा, लेकिन सीखना जरूरी है। इंटेंसिटी ऑफ वेव, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, क्या है, हाउ यू डिफाइन, I is the intensity at any point is equal to energy received per unit area per unit time। Energy received per unit area per unit time। If DEN amount of energy is received over an area ds in a time of dt seconds, then intensity is DEN by ds dt। मैं जब कुछ बोल रहा हूं आपको मेरी साउंड सुनाई दे रहा है, for the intensity of sound at your ear, सपोज ये आपका ईयर ड्रम है, इतना एरिया में कितना साउंड पहुंचा, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी पहुंचा, सपोज DEN अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रीचिंग दिस एरिया ds, और कंटिन्यूअसली पहुंच रहा है, सपोज इन dt सेकेंड्स, dt सेकेंड में ये एनर्जी पहुंचा, तो ds एरिया में dt सेकेंड में DEN अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचा, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी, DEN बाय ds dt। ठीक है, एक मिनट थोड़ा, हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, ना कोई नहीं, I cannot say now, I'm in a class। So DEN by ds dt हो गया, इंटेंसिटी समझ में आया। तो 11th क्लास में इंटेंसिटी का ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इज द यूनिट एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी। ये देखो, तो ऊपर वाला एनर्जी है, नीचे वाला टाइम है, एनर्जी बाई टाइम, जूल्स पर टाइम, जूल्स पर सेकंड क्या होता है, वाट, तो यूनिट हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है साउंड का इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी। मान लो आप लाइट डाल रहे हो वॉल पे किसी पॉइंट में, व्हाट इज द इंटेंसिटी, तो किसी एक एरिया ले लो ds जो कि नॉर्मल टू दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है।
तो उस एरिया के ऊपर ds एरिया में dt सेकेंड में den अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव हो गया। तो कितना इंटेंसिटी है, den बाई ds dt, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये हो गया जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी फॉर एनी वेव। इट मे बी ए लाइट वेव, इट मे बी ए साउंड वेव, कुछ चीज के लिए। अब हम बात करना चाहते हैं कि कोई एक वेव किसी एक मीडियम में जा रहा है, तो उसका ये जो इंटेंसिटी को हम कैसे पता करेंगे फ्रॉम द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या था, सपोज ये वेव इज गोइंग y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाई 0। ये वेव जा रहा है, बताओ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव। हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन से सब कुछ मिलना चाहिए, तो इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे। आपको प्रूफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाता हूं, लिखेंगे थोड़ा सा हम लोग। सपोज हम कहेंगे कि ये हो गया एक मीडियम, जिस मीडियम का मान लो कि ये कोई एक एरिया है, दिस एरिया इज ds, दिस इज एरिया ds एंड थ्रू दिस एरिया एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, और वेव इधर भाग रहा है सपोज v वेलोसिटी में। तो dt सेकेंड में वेव यहां से यहां पर गया होगा, कितने दूर गया होगा, v dt, क्योंकि v इज वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव इतना दूर आया होगा। तो जब इधर से वेव आया, ये वाले पार्टिकल्स सब वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन ये तो वाइब्रेट नहीं कर रहे थे क्योंकि वेव नहीं पहुंचा था। जैसे जैसे वेव इधर पहुंचा, ये सब भी हिलने डुलने लगे, है कि नहीं। dt सेकेंड में वेव यहां तक आ गया है, मतलब ये सारा पार्टिकल अपनी अपनी जगह होते हुए हिलने डुलने लगे हैं, और अब इनके पास कुछ एनर्जी है, पहले नहीं था वो एनर्जी, और वो एनर्जी आया कहां से, इधर से आया, इधर से आया एनर्जी। तो इस एरिया से, ये जो एरिया है, इस एरिया से कितना एनर्जी पास हुआ है dt सेकेंड में, जितना एनर्जी यहां पर है कि नहीं। यहां पर जितना एनर्जी है वही एनर्जी तो इधर से आया है, ds एरिया से उतनी एनर्जी गया, कितने समय में, dt सेकेंड में। तो कितना एनर्जी यहां पर है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। समझ में आया क्या। तो अगर हम कहेंगे कि for y is equal to a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाई 0, ये कोई एक वेव है, तो आप कहोगे कि इधर से कितना एनर्जी गया है भैया, जितना एनर्जी यहां पर है। कितना एनर्जी यहां पर है, den इज एनर्जी क्रॉसिंग एरिया ds in dt सेकेंड्स, कितना है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जस्ट मिनट, थोड़ा फिगर को सुंदर करके दूसरी जगह रख देते हैं। यस, इट इज एनर्जी क्रॉसिंग एरिया ds इन dt सेकेंड्स इज इक्वल टू कितना एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू दिस वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, क्या किसी को याद रह गया, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। हाँ, तो हम कहेंगे इट इज हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू, ए मतलब एम्पलीट्यूड था, राइट, और इनटू ये वॉल्यूम कितना भैया, ये वॉल्यूम, ये एरिया है ds और ये लेंथ है vdt, तो कितना हो गया, ds इनटू v dt। क्या बात समझ में आया। So the energy crossing area ds in dt seconds is half rho omega square a square whole into ds into v dt। मैं बहुत ज्यादा फैला के क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप नोट्स देख के डर जाते हो। I want to precisely give you the formula, but without knowing the background, why to use the formula। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता रहेगा तो पहले रीजनिंग लगाने में आसान होगा। कोई आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, फॉर्मूला भी नहीं पूछेंगे, लेकिन याद रखो तो काम में लगेगा। कभी याद करोगे कि सर बता दिए थे इसलिए काम में लग गया, बाकी लोग उल्टा पुल्टा सोचते होंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाना चाहूंगा क्योंकि ये खा रहा है मेरा जगह। यस, तुम आ जाओ भैया इधर, रुको रुको रुको, ये सबको इधर ले आए। हाँ, अब हो गया। तो ये हो गया हमारा फॉर ए वेव लाइक दिस we got the intensity. dN is the energy crossing area ds in dt seconds। इसका मतलब ये हुआ, कितना है ये, दिस इज हाफ रो
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या यहाँ तक की बातें सबको समझ में आया? कितना एनर्जी क्रॉस कर गया ds एरिया को dt सेकंड में? ये एनर्जी। देन व्हाट इज द इंटेंसिटी हियर? कितना एनर्जी जा रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला क्या है? den बाई ds dt। तो इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया? den बाई ds dt। ठीक है, कितना हो गया देखो तो, den इज ऑल दिस थिंग्स, ds dt डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू v। कभी कभार हमें दिक्कत होता है इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने में, आप ऐसे याद रख सकते हो, कैपिटल U इंटू v। कैपिटल U क्या था? एनर्जी डेंसिटी। लिखे थे ना प्रीवियसली, कैपिटल U इज एनर्जी डेंसिटी, दिस इज क्या है? एनर्जी डेंसिटी। Got it now? U into V is the intensity. Hello. Oh, ठीक। Is it understood? So it is energy density। अगर U हो गया तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया U into V। So you see the intensity of the wave is depending upon the density of the medium, omega square, a square and v। समझ में आया? बस अब इतने सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत उसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं, स्कूल लेवल के और एंट्रेंस लेवल के भी। सिंपल है क्वेश्चंस, दोनों लेवल में बराबर क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो वेव मोशन चैप्टर है उसमें से अगर आप IIT जेई को छोड़ दो तो जेई मेन, मेडिकल एंट्रेंस, स्कूल लेवल तीनों का बराबर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आते हैं। काफी स्कूल में पढ़ाते नहीं है, डालते नहीं है, बात अलग है, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन सो में ज्यादा 19-20 का अंतर है। IIT जेई लेवल में जाने से क्वेश्चन में थोड़ा टिपिकलिटी आ जाता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट अस सी। द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1, ए हार्मोनिक वेव in a medium is given by y is equal to 20 sin 40 minus pi x। That's all। ये हो गया। Where y is in centimeter, t in second, x in meter। बस इतना ही दिया गया है, just to see that you are able to follow। क्या आप बता सकते हो ये जो वेव है उसके पार्टिकल्स along which axis ऑसिलेट कर रहे हैं? y is equal to समथिंग दिया है, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं along y एक्सिस। वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की नेगेटिव एक्स एक्सिस? माइनस पाई एक्स, मतलब इट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपको जानकारी है, बढ़िया। यहाँ पर y लिखा है, मतलब पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स y डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए इधर को जा रहे हैं। फाइन, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन एक एक करके नीचे निकालेंगे। फाइंड बिट नंबर 1, फाइंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, wavelength and wave velocity। समझ में आया? सॉल्यूशन लिखेंगे। कितना सिंपल है, लेकिन ध्यान रखो ऐसा ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर क्या बता सकते हो? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? क्या दिया है? y दिया है, सेंटीमीटर में x दिया है, मीटर में t दिया है, सेकंड में। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा आपको? 20। यूनिट क्या होगा? 20 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, और y दिया है सेंटीमीटर में, तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? अच्छा, f निकालना है। f निकालने का फॉर्मूला क्या था? इट वाज ओमेगा बाय 2 पाई, है कि नहीं? ओमेगा कितना है इस इक्वेशन में? a sin ओमेगा t, ओमेगा इज 4,
ओमेगा अगर 4 है तो 4/2 पाई, 4/2 पाई इज सेम एज 2/पाई हाफ, है कि नहीं? इज इट नॉट 2/पाई हाफ? यस, समझ में आया? और क्या पूछा है? लामड़ा, क्या तरीका है निकालने का, कोई बताएगा? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। लामड़ा इज रिलेटेड, हाँ 1/3, 1 बाई, क्या बोल रहा है ये लड़का? W/K तो वेलोसिटी था। अरे यार भूल गए, 2 पाई/K, you are correct. Now lambda is related to propagation constant by the relation 2 पाई/K, और 2 पाई तो 2 पाई है, K का वैल्यू क्या है? K x है ना, K का वैल्यू है पाई। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये आ गया 2, क्या होगा यूनिट? यहाँ पर x मीटर में है और पाई x इज इन रेडियन एंगल है, मतलब K जो होता है मीटर इनवर्स होता है, तो ये मीटर इनवर्स हो गया तो 2 पाई क्या हो जाएगा? मीटर। लैम्ब्डा इज 2 मीटर। समझ में आ रहा है? लैम्ब्डा इज 2 मीटर। अच्छा, वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव आप एफ लैम्ब्डा करो मिलेगा, या ओमेगा बाई के करो, कुछ भी करो, एक ऑलरेडी निकाल चुके हो लैम्ब्डा, और इक्वेशन से सीधा निकालो, इट इज ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है भैया? 4, के कितना है? पाई, 4/पाई मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अच्छा, ये सब चीजें आप निकाल दी। पूछा नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आई डोंट हैव मच स्पेस हियर। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन मीडियम, ये जो मीडियम में जा रहा है, उस मीडियम में किसी पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? क्या था फॉर्मूला? इट वाज ए ओमेगा, था कि नहीं? ए ओमेगा, ए तो है 20 और ओमेगा है 4, सो इट इज 80। यूनिट कौन बताएगा भैया? मीटर पर सेकेंड। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, व्हिच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, एंड y इज इन सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया समझ में? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A wave is given. Yes बेटा? सर वो भी मैक्स जब निकाले तब ओमेगा और ए का यूनिट सेम क्यों नहीं? ओमेगा और ए का यूनिट सेम नहीं क्यों किया? आई डिडंट गेट व्हाट यू सेड। ए इज 20 सेंटीमीटर, ओमेगा इज 4 रेडियन पर सेकेंड। 20 सेंटीमीटर इंटू 4 रेडियन पर सेकेंड क्या होगा? 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि ऊपर से गया? समझ में आया। अच्छा ठीक है। ए वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू ए साइन b इंटू t प्लस x बाई c। तो इसको थोड़ा मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, ठीक है? What are the physical quantities? What are the physical quantities represented by? What are the physical quantities represented by ABC? Represented by A, B and C। ABC क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
ठीक है, सॉल्यूशन कुछ ऐसा चलेगा, y इज इक्वल टू a साइन b को अंदर मल्टीप्लाई करो bt प्लस b बाई सी इंटू एक्स, नहीं, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। आपको a का वैल्यू क्या मिला, एम्पलीट्यूड। अच्छा, b का वैल्यू क्या मिला, इट इज ओमेगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी c का वैल्यू क्या मिला, c का वैल्यू क्या मिला मालूम नहीं है, बट b बाई सी क्या हुआ, इट इज सेम के। तो c क्या हो गया, b बाई सी इज के, b बाई सी इज के मतलब c इज b बाई के, b था ओमेगा, सो इट इज ओमेगा बाई के। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, वेव वेलोसिटी। तो a रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड, b रिप्रेजेंट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और c रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ द वेव। समझ में आया। अब एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद से करोगे। ऐसा क्वेश्चन एंट्रांसेस में आया है, स्कूल वाले तो पूछते ही रहते हैं, ये मेडिकल एंट्रांसेस की क्वेश्चन है। चलिए सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट। ए वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू a साइन 2 पाई p t प्लस सी जेड, ऐसा करके दिया। व्हाट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड सी। क्या आप लोग इसको कर सकते हो, ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी आंसर की प्रतीक्षा में मैं धीरे धीरे कर रहा हूं इसको। y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बी टी प्लस 2 पाई में c को कुछ ऐसा लिख देता हूं, z बाय, मैं आई वांट टू राइट z बाय c, मेड ए लिटिल करेक्शन, इट इज z बाय c लिख रहा हूं, छोटा सा करेक्शन किया हूं यहाँ पे, इट इज z बाय c, ठीक है। हाँ, तो छोटा सा करेक्शन कर दिया हूं, तो इट इज 2 पाई z बाय c, खत्म कहानी। कंपेयर विथ a साइन ओमेगा t प्लस के जेड। हाँ, a क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, a हो गया एम्पलीट्यूड, b क्या हो गया, 2 पाई b इज इक्वल टू ओमेगा, मतलब b इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, एंड 2 पाई बाई c इज इक्वल टू क्या है, k, नहीं, तो c क्या हो गया, इट इज 2 पाई बाई k, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। थोड़ा घुमा के देते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मेडिकल एंट्रेंस में भी आया है। ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज गिवन बाय ए बी बी सी ए सी ए बी बाई सी, क्या कहोगे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, ओमेगा बाई के, और एफ लैम्डा, एफ क्या है बी, लैम्डा क्या है सी, सो वेलोसिटी ऑफ इफ ए वेव इज गिवन लाइक दिस, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज बी सी। नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, आपको चुनना है। बात समझ में आ रहा ना, अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A vibration in a string is given by the wave y is equal to 10 sin 40t
मतलब वेव इज प्रोपागेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, और पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं वाई एक्सिस में, मतलब ऐसा है, ये जेड एक्सिस है और पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, समझ में आ रहा है? और वेव कैसे जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में। खैर, क्या पूछा है? व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स on path of wave separated by 0.2 मीटर। समझ में आया क्या? Here y is in centimeter, z is in meter। क्वेश्चन को देख के डरना मना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या पूछा है पहले देखो कि फाइंड, जब भी क्वेश्चन कुछ आता है ना, ये एक टेक्निक है, पहले आप ढूंढो कि क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन मारोगे क्या लिखा है, क्या देखना है, फाइंड 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 फाइंड, क्या लिखा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। ओ फेज डिफरेंस पूछा, फेज डिफरेंस जानने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस रिलेशन में 2 पाई लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स, तो मुझे डेल्टा एक्स चाहिए, लैम्बडा चाहिए, बाकी ये सबको देख के डरने की क्या जरूरत है, नहीं? चलिए तो पहले पता करते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज के, के इज नथिंग बट 8 पाई मीटर इनवर्स, तो लैम्बडा कितना हो गया 2 पाई बाई के, इज नॉट इट 0.25 मीटर, यस। 2 points on the path separated by a distance of 0.2 meter, मतलब delta x, the distance between 2 points is 0.2 meter। अब कोई वेव जा रहा है, उसकी किसी दो पॉइंट के बीच में, जिन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर। फेज डिफरेंस क्या है? आप जानते हो कि जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स, है कि नहीं? क्योंकि जब डेल्टा एक्स होता है लैम्बडा, फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई, नहीं? ये लैम्बडा होगा तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा फाइव विल बी 2 पाई। अब डेल्टा एक्स कितना दिया है 0.2, तो करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? यस, तो हम कहेंगे यस, ये देता है आपको 2 पाई बाय लैम्बडा इज 0.25 इंटू 0.2, तो ये 20 बाई 25 हो गया, तो 4 बाई 5 हो गया, 8 पाई बाई 5, तो फेज डिफरेंस इज 8 पाई बाई 5। और क्या बता सकते हो यूनिट क्या है? फेज है भाई, एंगल है, एंगल है तो इट इज इन रेडियंस। क्या बात समझ में आया? ठीक है। तो वेव इक्वेशन, फंडामेंटल्स ऑफ वेव इक्वेशन, उसमें से जो जो फॉर्मूला निकल के है सारा हम लोग देख लिए। ये पूरा चीज को मेरा काम था पूरा पढ़ा लिया, लेकिन आप लोगों को इतना ज्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर स्कूल वाले तो पूछेंगे वो रेजोनेंस ट्यूब का या फिर वो ऑर्गन पाइप का क्या होता है लेंथ पर, सिंपल सा कुछ फॉर्मूला बताएंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें आपकी आगे काम में आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोचिंग सेंटर्स में वेव मोशन चैप्टर को स्किप कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का ही पेशेंस खत्म हो जाता है तब तक, और टीचर्स को भी थोड़ा ये गड़बड़ लगता है चैप्टर, समझ में? क्योंकि इसका वाई हाउ सारा बताना थोड़ा मुश्किल होता है। विल सी इन मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स दे विल नॉट गो इन डिटेल्स अबाउट दिस। इसमें चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखो, डालो और करो, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कब भी वॉल्यूम हो जाता है तो कभी भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाता है तो कभी भी वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाता है, कितने याद रखे नहीं? अच्छा, तो आप लोगों को मेरा काम था बताना, मैं बता दिया। अभी आगे चलिए थोड़ा देखते हैं अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और हमारे पास 45 मिनट्स है, ठीक है। सो विल सी अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल वेव।
वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको कहते हैं? इसे मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। कैसे वाइब्रेट करते हैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और उसका बेस्ट एग्जांपल हुआ साउंड वेव। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लेकिन ऑल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर नॉट साउंड वेव्स। साउंड वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव में अंतर क्या है? हाँ सर, साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लेकिन कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल वेव को साउंड वेव कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव तो बहुत सारे होते हैं, नहीं? हाँ, ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू गैसेस इज कॉल्ड ए साउंड वेव। अगर वो एयर मीडियम में जा रहा है तो उसको हम साउंड वेव कहते हैं। समझ में? लॉन्गिट्यूडिनल वेव तो सॉलिड में भी जा सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है, बट व्हेन इट इज थ्रू एयर और थ्रू गैस इट इज कॉल्ड साउंड वेव। ठीक है? एनीवे, तो velocity of a longitudinal wave depends on the elasticity and density of medium। हम तो बता रहे थे कि velocity depends upon type of wave and nature of the medium। अब ये भी बताए थे कि depends on the elasticity and density of the medium, है कि नहीं? So in solids the velocity is given by root over of y by rho। इसका प्रूफ वाले पार्ट को मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन बता देता हूं। हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो मानते हैं कि वेलोसिटी डिपेंड करता है कैसे? बाय y इज यंग्स मॉडुलस टू द पावर a इंटू रो टू द पावर b। समझ में? अब डायमेंशनल मैचिंग करोगे दोनों तरफ से, निकालोगे तो a का वैल्यू आएगा हाफ प्लस हाफ और b का वैल्यू क्या आएगा? माइनस हाफ। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ y बाई रो। तो इसमें हमारा जो y है, y क्या है? इट इज यंग्स मॉडुलस जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस जैसे होता है, स्ट्रेस का यूनिट यंग्स मॉडुलस का यूनिट बराबर होता है। अच्छा, और रो क्या है? रो इज डेंसिटी। फॉर्मूला याद रखो, कोई सॉलिड में लॉन्गिट्यूडिनल वेव का वेलोसिटी क्या होता है? रूट ओवर ऑफ y बाई रो। समझ में आया? अच्छा, इन लिक्विड्स और इन फ्लूइड्स velocity is given by root over of b बीटा बाई रो, और b लिखते हैं कुछ बुक में, मैं भी b लिख देता हूं। इट इज b बाय रो, जिसमें ये b क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो यंग्स मॉडुलस था क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब कोई चीज को अगर स्ट्रेन करते हैं, मान लो कि कोई एक रॉड है, इस रॉड को हम खींच के लंबा करने की कोशिश करेंगे। जब खींच के लंबा करने की कोशिश किए, पता चला कि लंबा हो गया कितना? dl। तो स्ट्रेन कितना हुआ? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। तो क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ? द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज सपोज फोर्स बाय एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। तो हम कहोगे इट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन गिव्स यू द यंग्स मॉडुलस। सिमिलरली जो बल्क मॉडुलस है क्या है? ये था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये होता है चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बी क्या होता है? चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर मालूम नहीं है तो लिख दो, मैं तो आपको ये आर्टिकल नहीं पढ़ा है अभी तक, पढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो ये क्या होता है? इट इज क्या कहते हैं? चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मान लो कि ये कोई एक बॉडी है, आपने इसको पकड़ के चारों तरफ से इसे दबा दिया। व्हेन यू अप्लाई सम प्रेशर, उसका वॉल्यूम में कुछ चेंज आया।
से सपोज चेंज इन वॉल्यूम हुआ dv, ओरिजिनल वॉल्यूम था v, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हुआ, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता था चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ में आया? तो ये क्या बन जाता है फॉर्मूला इसका, आप कहोगे इसका फॉर्मूला बन जाता है dp बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ में आया? यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा चीज समझने के लायक है, वो ये है कि कोई भी फ्लूइड ले लो, एयर ले लो, लिक्विड ले लो, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे, डीपी का मतलब क्या होता है P2 माइनस P1, प्रेशर बढ़ाओगे तो डीपी होगा पॉजिटिव, तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, डीपी होगा नेगेटिव, होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली प्रेशर को घटाओगे, कोई गैस का प्रेशर को घटाओगे, डीपी होगा नेगेटिव, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डीपी होगा पॉजिटिव। मतलब ये दोनों में से एक हरदम पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो नहीं सकते। मतलब दिस रेशियो इज ऑलवेज ए नेगेटिव क्वांटिटी, डीपी बाय डीवी बाय वी। समझ में आया? ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो रो क्या है, रो इज डेंसिटी, हम लोग देख चुके हैं। तो अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें समझ में आया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हमें ये समझ में आया कि in solids the velocity is given by root over of y by rho, in fluids it is given by root over of b by rho. Now we want to specifically see for sound wave, which is velocity of longitudinal wave in air or in gases. Velocity of sound wave in air. एयर में हम वेलोसिटी ऑफ साउंड को देखना चाहते हैं। पहले हम बता दें कि व्हाट इज साउंड। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर मीडियम, लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर मीडियम। है समझ में? अच्छा, ये बात है, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर। अब इसके बारे में लोग सोचने लगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे पता करेंगे। कुछ आसान तरीका था, प्रैक्टिकल मेथड्स। क्या प्रैक्टिकल मेथड है? आप क्या करोगे, अपनी किसी एक दोस्त को बोलो कि तुम मेरे से 500 मीटर दूरी पे खड़े हो जाओ, टेप लगा के नाप लिए 500 मीटर, और आपने यहाँ पर एक स्टॉप क्लॉक रखे हो, टिक 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 चल रहा है, उसको बोलो कि एक पटाखा एकदम बूम करके वो फोड़े। जैसे वो बूम करके फूटेगा, यहाँ पर फटेगा, उसका लाइट भी निकलेगा, साउंड भी निकलेगा, लाइट विल इमीडिएटली रीच, क्योंकि बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। तब आप क्लॉक चलाना शुरू कर दिए, फिर तो साउंड आएगा, कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, आपके पास आने के लिए कुछ समय लगेगा ही नहीं। आप देखोगे 500 मीटर आने के लिए इतना समय लगा, तो वेलोसिटी पता कर सकते हो। देखते हो नहीं देखते हो, जो बाराती में छोड़ते हो पटाखा, सब ऊपर जाता है, फटता है, लाइट तो दिखता है, काफी देर में आवाज आता है, लाइटनिंग होता है तो काफी देर में थंडर सुनाई देता है, क्योंकि आने के लिए समय लगता है उसको। The same way you can find out the velocity of sound with a practical experience, है ना? तो फिर उसके लिए फॉर्मूला तो निकालना है कि कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। दिस इज b by rho, क्योंकि कोई भी फ्लूइड के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या था, रूट ओवर ऑफ b by rho। तो काफी लोग सोचने लगे कि कैसे निकालेंगे। b जो था हमारा वो क्या था, माइनस v dp by dv। नहीं सर, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, तो फिर क्या था, देखो, इट वाज dp by dv by v, तो ये v ऊपर चले जाएगा ना, ये v ऊपर चले जाएगा, तो इट इज माइनस v dp by dv। सो व्हेन यू चेंज द प्रेशर देयर इज ए चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन जब हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम में कितना बदलाव आएगा, प्रेशर बदलेंगे, मान लो कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, प्रेशर को डबल कर दिए, वॉल्यूम कितना बदलेगा? क्या कहोगे, आधा हो जाएगा? कोई जरूरी नहीं है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आधा हो जाएगा, और टेम्परेचर को बढ़ने के लिए दिया गया तो वेलोसिटी कुछ, वॉल्यूम कुछ दूसरा बदल जाएगा। सो प्रेशर को बदलने से वॉल्यूम कितना बदलेगा वो डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर, है कि नहीं? इट डिपेंड्स अपॉन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो अब dp by dv निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन बन गया। तो बड़े बड़े लोग आके सोचने लगे कि कैसे पता करें dp by dv क्या होगा। तो फर्स्ट साइंटिस्ट हु जंप्ड ऑनटू दिस लाइन इज न्यूटन्स फॉर्मूला। पहले न्यूटन सोचे कि चलो हम भी कुछ बता देते हैं। न्यूटन क्या सोचे कि जब कोई साउंड वेव जा रहा है किसी एक मीडियम में, हाउ इट इज गोइंग,
थ्रू कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। ये मीडियम में अगर साउंड जा रहा है तो यहाँ का जो एयर मीडियम है कंप्रेस हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा रेरिफाई हो गया है, फिर यहाँ पर कंप्रेस हो गया है, फिर यहाँ पर रेरिफाई हो गया है, ऐसे करते करते जा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन क्या होगा, उसमें हीट जनरेट होता है। और न्यूटन देखे कि साउंड का वेलोसिटी काफी कम है। वो जो लड़का बम फोड़ा उसका लाइट तुरंत दिखा, साउंड काफी देर में आया है ना, बोलेगा बहुत स्लो जाता है क्योंकि लाइट इतना जल्दी आ गया। तो न्यूटन को लगने लगा कि साउंड का वेलोसिटी काफी कम है, उतना ज्यादा है नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बोले कि जब वो कंप्रेशन रेरिफिकेशन होकर इसमें जो हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होगा क्योंकि लाइट गया, मान लो कि यू आर सेंडिंग टू साउंड वेव्स। पहला साउंड वेव गया, जो हीट जनरेट हुआ इसमें क्योंकि कंप्रेशन रेरिफिकेशन होते हुए वो हीट के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन सराउंडिंग तो ठंडा था। तो यहाँ पर जो हीट बना वो हीट क्या हुआ, सराउंडिंग में चला गया, डिसिपेट हो गया, है ना। तो फिर जब दूसरा साउंड वेव गया, टेम्परेचर फिर से ठंडा पड़ गया था, उसमें कोई गर्माहट नहीं था। जस्ट थिंक, सपोज आई टेक ए स्मॉल कॉपर ब्लॉक एंड आई पुल इट स्लोली ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन अगेंस्ट ए फ्रिक्शनल फोर्स F। जब इसको हम खींचते हुए यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, सम अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर मैं इसको धीरे धीरे खींच के लूंगा तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क तो हो गया, हुआ कि नहीं अगेंस्ट फ्रिक्शन। जो वर्क हुआ, मान लो कि इसको कुछ वेलोसिटी में फेंका और ये आके यहाँ पर पहुंचा। जब यहाँ पर पहुंचा कुछ वेलोसिटी घट गया होगा, कहाँ गया वो एनर्जी, वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। लेकिन गया, ठीक है, समझ में आया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, लेकिन एनर्जी कहाँ गया, कहाँ, वो हीट बन गया। तो इसमें टेम्परेचर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊंगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कि जल्दी लेके जाऊंगा तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ज्यादा होगा। दोनों ही केस में फोर्स बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बराबर है, वर्क विल बी सेम। दोनों ही केस में बराबर अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। लेकिन अगर मैं इसको धीरे धीरे लेके जाता हूं तो जब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, क्या ये गर्म हो गया होगा? नहीं, धीरे धीरे लेने से गर्म नहीं होगा, क्योंकि गर्म होने की कोशिश करेगा, जो हीट बनेगा वो सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाएगा और यहाँ तक जब पहुंचेगा ठंडा का ठंडा है। आप कहोगे हीट जनरेट नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो हीट इसमें आया वो सराउंडिंग में भाग गया, द हीट वाज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग। तो न्यूटन को भी कुछ ऐसे लगने लगा, बोले कि साउंड वेव इतना धीरे धीरे जाता है कि इसके चलते जो हीट जनरेट होता है मीडियम में, that heat is dissipated to the surrounding. The rate of heat dissipation to the surrounding is much faster than rate of heat generation. जितने जल्दी जल्दी हीट बन रहा है उससे काफी जल्दी जल्दी हीट भाग रहा है, तो सिस्टम ठंडा रहता है। मतलब टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट चेंज। एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो न्यूटन क्या कंक्लूड कर लिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड involves a thermodynamic process which is called an isothermal process. Propagation of sound is isothermal process. समझ में आया क्या? तो इतने सारा चीज समझने के बाद सारा चीज क्यों लिखेंगे? न्यूटन suggested propagation of sound as an isothermal process। क्या आपको प्रोसेस समझ में आया? क्यों उनको ऐसे लगा? क्योंकि उनको लगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड काफी कम है। When during propagation of sound due to compression and rarefaction जो भी हीट जनरेट होता है वो दूसरा साउंड पल्स आने से पहले ही सिस्टम में डिसिपेट हो जाता है, सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाता है, तो टेम्परेचर ठंडा पड़ जाता है, टेम्परेचर जो था वही रहता है। सो बोले कि ये क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आप आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जानते हो कि पीवी इज ए कांस्टेंट, है कि नहीं? पीवी इज ए कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को चलो हम के लिखते हैं, वी कॉल इट के। अच्छा, तो ठीक है, तो आप कह सकते हो ना P इज इक्वल टू के बाई वी। हाँ, ये भी कह सकते हैं। क्या इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, के वी टू द पावर -1? हाँ, लिख सकते हैं, क्या बात है। क्या हम dp बाई dv निकालें? यस, निकाल के देखिए क्या आ रहा है, dp बाई dv। dp बाई dv क्या हो गया देखो, तो ये k तो कांस्टेंट रह गया, माइनस b v टू द पावर -1 का क्या हो जाएगा, -1 v टू द पावर -1 इंटू -1 इज -2। क्या समझ में आ रहा है? सो इट इज कमिंग आउट टू बी
माइनस के बाय वी स्क्वायर, लेकिन के क्या था, के वाज पीवी, डालो के इक्वल टू पीवी तो क्या मिल गया, माइनस पी बाय वी। ठीक है, समझ में आया। तो अगर पीवी है आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी कांस्टेंट है, तो डीपी बाई डीवी क्या हो गया, माइनस पी बाई वी। कोई आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछेगा, लेकिन कभी तुमको कोई बाद में पूछ लेगा क्यों ऐसे हुआ ना, हमारे सर बोले थे, तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा। आपको मालूम होना चाहिए चीजें, ठीक है ना। वो स्कूल वाले इतना डेरिवेशन नहीं पूछते, तो मेरा काम था बताना, मैं बता दिया। सो इट इज माइनस पी बाई वी। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो क्या मिल गया, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज माइनस वी डीपी बाई डीवी। डीपी बाई डीवी हो गया माइनस पी बाई वी, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज सेम एज पी। द बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज सेम एज प्रेशर। समझ में आया क्या। तो कितना आसान सॉल्यूशन मिल गया। तो न्यूटन तो खुशी से इतना फुला समाये, वो क्या बोले, बोले हाँ 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 देखो, सो बाय न्यूटन फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या बन गया, रूट ओवर ऑफ बी बाई रो, और बी इज सेम एज पी, सो इट इज रूट ओवर ऑफ पी बाई रो। पी क्या है, इट इज प्रेशर ऑफ गैस। जिस गैस में जा रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर में कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। न्यूटन बोले देखो मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए एक आसान फॉर्मूला निकाल दिया, तुमको बी निकालना नहीं आता था, लेकिन प्रेशर तो आता है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरीवन नोज, सो यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब न्यूटन चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, जब कुछ बोलते हैं तो दूसरे लोग तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे तुम लोग आजकल हाँ जी करो, मैं जो भी कुछ बोलता हूँ, ऐसा नहीं होता है। अभी बीच में कोई एक पानी से गाड़ी चला रहा था, बोले वाटर से गाड़ी चलेगा, कुछ कुछ अजीब सा चीजें निकलता है, पेड़ से पेट्रोल निकाल रहा था, देखे बीच में काफी दिन चल रहा था। गणेश जी कहीं दूध पी रहे थे, देखो कि नहीं देखो। तो हम लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी हाँ जी करते हैं, लेकिन तब न्यूटन बोलने से भी लोग विश्वास नहीं करते थे। पहले चलो चेक करते हैं। अब न्यूटन कहाँ गड़बड़ किया जान तो नहीं सकते, मैथमेटिक्स में तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता, इतना पढ़ा लिखा आदमी है। तो फिर चलो चेक करके देखते हैं। हम देखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इट इज रफली अराउंड 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज रफली अराउंड 1.29 kg पर मीटर क्यूब। जब ये वैल्यू को लिया गया, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, अगर जब कैलकुलेट किए तो पता चला कि इट इज रूट ओवर ऑफ पी बाई रो, एंड विच इज कमिंग आउट टू बी 280 मीटर पर सेकेंड। और इधर तुरंत दो आदमी दो जगह चले गए, 500 मीटर दूरी पे एक बम फोड़ेगा, दूसरा देखेगा कितना होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। और प्रैक्टिकली देखा गया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन गड़बड़ है, लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, क्योंकि बड़े लोग को छोटा सा मिस्टेक करते तो बहुत चिल्लाते हैं, नहीं चिल्लाते नहीं। तुम्हारा क्लास में एक लड़का कोई गलत आंसर दे देगा, कोई दूसरे लड़के को आप देख लिए तो किसी को नहीं बताओगे। मान लो टीचर कुछ गलत बोल दिए, पूरा स्कूल में हंगामा हो जाता है कि नहीं। बड़े लोगों का छोटा सा मिस्टेक, क्योंकि बहुत ऊपर से दिखता है ना, सबको दिखता है कि नहीं। तो ये चीज है। तो ये जैसे बोल दिए 280 मीटर पर सेकेंड, और उधर जो लोग प्रैक्टिकली टेस्ट कर रहे थे वो बोले कि 330 मीटर पर सेकेंड है, तो बोले कि गड़बड़ है, न्यूटन गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है, फॉर्मूला नहीं, कैलकुलेशन नहीं, और डेरिवेशन नहीं, तो फिर कहाँ गड़बड़ है। सब बोले गड़बड़ है, लेकिन कहाँ गड़बड़ है मालूम नहीं है। फिर आए दूसरे एक फिजिसिस्ट लाप्लास, he made a correction. So before we go for that, we'll write here is actual velocity of sound is about 330 meter per second. So by Newton's formula, velocity of sound is 280 meter per second, but जबकि actual velocity of sound is around 330 meter per second. तो जैसे गड़बड़ सामने आया
आ गए महाराज कौन? लाप्लास। ये लाप्लास एक है और मैक्सवेल एक है। ये दोनों खुद से कुछ ज़्यादा नहीं किए, ये मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट नहीं थे। आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो पढ़ोगे हाउ टू कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू लाप्लास। मतलब जितने सारे आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हो ना, वो सारे अलजेब्रिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हो वैसे रूट निकालोगे और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। समझ में? बड़े 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 मैथमेटिशियन है। तो ये कूद पड़े क्योंकि न्यूटन तो काफी बड़े लोग हैं भाई। अब न्यूटन का गड़बड़ी निकालना मतलब उनसे भी बड़ा हो जाना, तो काफी लोग इंटरेस्ट दिखाए और ये भी कूद पड़े। तो कुछ करेक्शन करने की कोशिश की। पहले वो सोचे कि न्यूटन कहाँ गड़बड़ कर सकता है। न्यूटन तो बोले कि ये ऐसा ऐसा करके निकाल दिया -p/v, फिर वैल्यू देखे कि फॉर्मूला निकल गया p/ρ। मैथमेटिक्स में गड़बड़ नहीं होगा, इसको कौन ढूंढते? उसके सोच में कुछ गड़बड़ है। सोच में क्या गड़बड़ है? न्यूटन बोले कि साउंड बहुत धीरे धीरे जाता है। इतना धीरे धीरे जाता है कि जब एक साउंड वेव अंदर से गया, उसके चलते जो कंप्रेशन रेरिफिकेशन हुआ, उसके चलते जो हीट जनरेट हुआ, वो हीट सराउंडिंग में भाग गया बिफोर द अदर साउंड वेव गोज। है कि नहीं? ये बोले नहीं, इतना धीरे भी कहाँ जाता है? नहीं, बहुत जल्दी तो आ जाता है। तो बोले कि नहीं नहीं, साउंड वेव जाता है ठीक है, लेकिन उतना भी धीरे नहीं, उसको धीरे नहीं कह सकते, बहुत फास्ट जाता है। तो बहुत फास्ट जाता है तो क्या होगा? अगर साउंड वेव इज मूविंग फास्ट, जस्ट रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट। कोई ब्लॉक, मेटल ब्लॉक, इसको खींच के आप यहाँ तक लाओगे। न्यूटन इसको धीरे धीरे लेके दिखा रहे थे, यहाँ पर लाके बोले थे देखो गर्म नहीं हुआ। ये क्या किया? फटाक से ले लिया यहाँ तक। अब हीट होगा कि नहीं हो? अगर जल्दी से खींच के ले आओगे, वर्क तो उतना ही हुआ, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि जो हीट जनरेट हुआ उसको डिसिपेट होने के लिए मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला डिसिपेट होने के लिए। हीट एब्सॉर्ब हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। समझ में? तो बोले नहीं, साउंड उतना धीरे धीरे नहीं जाता है, जो मतलब इतना जल्दी जल्दी आता है कि जो भी हीट बनता है वो बाहर भागने के लिए मौका ही नहीं पाता है, तब तक साउंड पार हो जाता है। सोच पूरा उल्टा हो गया कि नहीं? अब क्या सोचे हो कि ये ऐसा एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें हीट बाहर भागने का कोई मौका नहीं पाता है। कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है? जिसमें देयर इज नो हीट ट्रांजैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एडियाबैटिक। बोले नहीं नहीं, न्यूटन आइसोथर्मल सोच के गड़बड़ किया, ये एडियाबैटिक है। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे इसमें? Laplace suggested that the propagation of sound is an adiabatic process. Propagation of sound is an adiabatic process. समझ में आया क्या? न्यूटन सजेस्ट किया, अब लाप्लास सजेस्ट की, नहीं, एक एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या फॉर्मूला होता है? p v to the power gamma इज ए कांस्टेंट है। तो जैसे मैं यहाँ पर निकाला था dp/dv, वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हो। और dp/dv का वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा माइनस गामा p/v। वैसे भी जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम में ये सब चीजें निकाले थे, अभी मेरे से आप लोग दोबारा करवा रहे हो। और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट वाज -v dp/dv। करो तो क्या हो गया? ये माइनस गामा p। समझ में आया क्या? गामा क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट रेशियो माइनस गामा p। Is that understood? Yes, sir. Yes. आया समझ में? अब अगर b का वैल्यू ये हो गया तो आप कहोगे बाय लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूला, बाय लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा भैया? वेलोसिटी ऑफ साउंड is equal to root over of b by rho, which comes out to be now gamma p by rho. न्यूटन क्या बोले थे? रूट ओवर ऑफ p by rho। ये क्या बोले? गामा p by rho। गामा क्या है? स्पेसिफिक हीट रेशियो। किसके लिए? एयर के लिए। एयर में मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और दोनों डायटोमिक है, तो गामा का वैल्यू भी 1.4 है फॉर डायटोमिक गैसेस। गामा का वैल्यू 1.4 है तो उसको 1.44 सोचो फॉर योर कैलकुलेशन से।
ये अगर गामा 1.44 हो गया तो उसका रूट ओवर होता है 1.2 इंटू रूट ओवर ऑफ पी बाई रो। रूट ओवर ऑफ पी बाई रो का वैल्यू आया था 280 डॉट इंटू 1.2 कितना आ रहा है भैया देखो तो 280 प्लस 56 हो गया ना 336। It came close to the actual velocity of sound। समझ में आया क्या? तो दिस वे जब कैलकुलेट किए तो पता चला कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कमिंग अराउंड 336 मीटर पर सेकेंड इन एयर, जो कि सही वैल्यू के आसपास हो गया। लाप्लास खुश हो गए, न्यूटन दुखी हो गए। नहीं, न्यूटन दुखी होने के लिए थे नहीं, तब तक खत्म हो गए थे, है ना। तो न्यूटन को हराया, ये जीत गया। लेकिन एग्जाम में स्कूल में दोनों पूछते हैं, व्हाट इज न्यूटन फॉर्मूला, व्हाट इज लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूला। जानना चाहिए, जो गलत हुआ उसको छोड़ दो, जो सही हुआ उसको पढ़ो। नहीं, हमें वही पढ़ाते हैं, रदरफोर्ड मॉडल क्या था सब पढ़ लिए, फिर क्या किया, गड़बड़ था कि सही था, गड़बड़ था, सही क्या था, बोर बोले। तो जब गड़बड़ था उसको क्यों पढ़ाया, नहीं उसको भी पढ़ो, गड़बड़ वाले को भी और सही वाले को। अरे नहीं, आपको गड़बड़ जानना बहुत जरूरी है। सही चीज क्या है जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गड़बड़ क्या है वो भी जानना है। अगर आप कोई न्यूमेरिकल करके लाते हो और उसका आंसर नहीं मैच कर रहा है, आप अगर मेरे को डाउट पूछते हो कि सर इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये जानना जितना जरूरी है आपका कैलकुलेशन कहां पर गलत हुआ और क्यों गलत है जानना उतना ही जरूरी है। समझ में आ रहा है? सो बिफोर यू आस्क व्हाट इज द करेक्ट सॉल्यूशन, यू शुड आस्क वेयर आई एम रॉन्ग, किस जगह पे मैं गलत हो गया। अब बोलोगे v इक्वल यू प्लस डी डाल दिए, देखिए सर मैं किया हूं, मेरा आंसर तो पूरा कैलकुलेशन ठीक है, फिर भी मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, मैं कहां गलत हूं, सही आंसर क्या है मारो गोली। मैं बोलूंगा अरे तुम कैसे v इक्वल यू प्लस टी कर दिए, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन है, इसमें v इक्वल यू प्लस टी काम नहीं करता है। ओहो, तो अपना गड़बड़ सुधारने का कोशिश करो पहले, उसके बाद सही सीखो, क्योंकि वो सुधर गया तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हमें दोनों चीज इसलिए जानना जरूरी है। तो आपको समझ में आया न्यूटन फॉर्मूला क्या है, लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूला क्या है, और इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में, ठीक है। और इसको थोड़ा आप लोग पढ़ के आना। वी हैव नेक्स्ट क्लास कब, सैटरडे वी हैव क्लास, विल सी, विल कंटिन्यू विद दिस, ओके। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।